हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरी शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई थी। मेरे पिताजी दहेज में सारे सामान मुझे बेखूबी से दिए थे। ऐसा एक भी सामान नहीं था जो बाकी हो। फ्रिज से लेके वॉशिंग मशीन तक, बेड से लेके बैठने का टेबल तक, डाइनिंग टोटल इलेक्ट्रिक सामान एंड टोटल फर्नीचर सेट, यानी कि A to Z जितना बेटी को नहीं दिया जाता उससे कहीं ज़्यादा गुना मुझे मेरे पिताजी दहेज में दिए थे। और बर्तन का कहना ही क्या था, बर्तन तो इतने सारे दिए थे कि मेरे पूरे ट्रंक ही भर गए थे। जो बेड दिए थे, बेड के नीचे जो बॉक्स होता है वो भी फुल हो गया था। इतना सारा बर्तन था, पीतल और स्टील का, कहना ही क्या है। इतने महंगे महंगे बर्तन थे कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। टोटल चीज़ देखकर मुझे बहुत ही धूमधाम से मेरे पिताजी ने विदाई दी थी। सोचा था बेटी ससुराल जाकर बहुत राज करेगी, बहुत सुख से रहेगी, हंसी खुशी से रहेगी। और ठीक उसी तरह हुआ। मैं शादी करके ससुराल आई। काफ़ी ज़्यादा सभी लोग सामान देखकर सबसे पहले सभी लोग खुश हुए। हमारे यहाँ लड़की को बाद में देखा जाता है, पहले उनके यहाँ से आए सामान को पहले देखा जाता है। सामान तो सभी ठीक ठाक थे, सभी ब्रांडेड सामान थे और सभी कंपनी के द्वारा से लिया गया था। ऐसा नहीं था कि नॉर्मल सा सामान हो। A to Z सारे ब्रांडेड थे। सामान तो सारे ठीक ठाक है, बट लड़की कैसी है, सभी ने सवाल करना शुरू किया। जब हमें देखा तो सभी देखते ही रह गए। बिल्कुल चांद का टुकड़ा सा लाई हो बहू ढूंढ कर, और इतने सारे सामान न जाने कौन सी दुनिया में थे कि इतनी सुंदर बेटी के साथ इतना सारा दहेज भी, ऊपर से फ्री फोकट में गिफ्ट में मिल गया। न जाने कई कई रिश्तेदार कई कई तरह के बातें बनाते थे। मैंने इग्नोर करती गई, मैं ध्यान किसी में नहीं दी। ससुराल में ज़्यादा बोलने वाली लड़की पसंद नहीं होती है, और नई नवेली दुल्हन यदि एक भी वर्ड किसी को बोल दे तो वो बवाल हो जाती है। इसीलिए मैं मुंह बंद करके रखी थी और चुपचाप सबकी बातें सुनती थी। यहाँ तक कि मेरे सामान देख के सभी लोग इतने तारीफ कर रहे थे। मेरे पिताजी ने पूरे ज्वेलरी भी सेट में दिए थे। मेरे ससुराल से ज़्यादा कुछ भी नहीं चखा था। एक पायल और एक मांग टीका चढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है, और एक अंगूठी चढ़ा हुआ था, और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पिताजी ने गले के हार, हाथ का अंगूठी और कान का पहनने के लिए अलग से सेट, और फिर एक सेट का कान का, ऊपर से हाथ का चूड़ी, और टोटल जितना भी ज्वेलरी होता है लड़के का, जैसे कि गले का चेन, अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट, सोने का, सारी चीज़ मेरे पापा ने दिए थे। मुझे चांदी के पायल, चांदी के बिछिया और कुछ कुछ शायद याद नहीं अच्छी तरह से, सभी चीज़ हमें दिए थे दहेज में। सभी चीज़ तो होती गई, सब चीज़ अच्छे से संपन्न हुआ। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिला। कहा जाता है यदि लड़की घर से दहेज लेकर नहीं आती है तो उसका आधा स्वाभिमान भी चूर हो जाता है, उसे मान सम्मान भी नहीं मिलता है ससुराल में। लेकिन मेरे घर वाले शायद ऐसा नहीं थे। मुझे लगता था कि मैं सम्मान से इन लोगों का कोई तात्पर्य नहीं है, वो लोग मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी और मैं सभी की बात भी शायद अच्छी तरह से सुनती थी। मैं किसी को अभी तक इग्नोर भी नहीं की थी, ना किसी का बात अभी तक टाली थी। जो मुझे जो कहता था मैं सारे काम सही समय में करके देती थी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं सुबह उठती थी और दिन भर किचन पे ही रहती थी, सबका फरमाइश पूरा करती थी और फिर रात को अपने रूम में जाके आराम से सो जाती थी। मेरा दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होता था और रात 11 बजे ख़त्म होता था। दिन भर मुझे बैठने तक तो क्या, सांस लेने तक का भी फुर्सत नहीं है। और इस बात से मुझे दुखी भी बिल्कुल भी नहीं थे कि मुझे ये सब करना पड़ता है। दरअसल हर हाउसवाइफ को या हर लड़की को ये सब शायद शादी के बाद करना पड़ता होगा, इसीलिए मुझे करना पड़ता है। मेरे माता पिता बहुत अमीर थे और वो लोग एक नौकरी वाले दामाद लाना चाहते थे। दरअसल उस घर की मैं इकलौती बेटी थी और एक बेटे तो थे ही, लेकिन उस
अभी बहुत छोटा था। जितना भी मुझे नहीं चाहिए था उससे बढ़ के मेरे पापा ने मुझे ला कर दिया था। लड़का टीचर था +2 का और काफ़ी अच्छा इनकम भी था लड़का का, इसीलिए पापा हंसी खुशी मुझे शादी कर दिए उस लड़के के साथ। मैं भी खुश थी। लड़का सुबह अपना ड्यूटी जाता था और शाम को रिटर्न आता था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी ससुराल में और सभी लोग खुश थे। मेरे 2 देवर भी थे और एक ममेरा देवर था, यानी कि मामा ससुर का बेटा, वो भी यहीं रहता था और उसका सारा खर्चा वगैरह हम ही लोग करते थे। तो सभी को खाना नाश्ता और रात का डिनर, शाम का नाश्ता, सभी को चाय, सब चीज़ टाइम पे देना मेरा जिम्मेवारी बन गई थी। शायद मेरी सास पहले करती होगी, लेकिन मेरे आने के बाद मेरी सास छोड़ दी थी और पूरा किचन का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं पगफेरा के लिए आई भी थी तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब आई और कब गई। 2 दिन के लिए आई थी, फिर मैं चली गई और मुझे लेने के लिए मेरे हस्बैंड आए थे। ये सब करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि हम दोनों का रिश्ता कैसा है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ किस प्रकार से रहते हैं और क्या रिश्ता हमारे दोनों के बीच में है। ठीक जिस तरह से हम लोग पगफेरा करने के लिए आए थे, उसी प्रकार से कुछ दिन के बाद मुझे अब ये रियलाइज होने लगा कि अब मुझे जाकर मायके में कुछ दिन रहना चाहिए, क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल डक हो गया था और उसमें स्किन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ड्राई होना शुरू हो गया था, केयर नहीं हो रहा था स्किन का और पूरा शरीर में वीकनेस हो रहा था, थकावट सा पूरा शरीर महसूस हो रहा था, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊँ। मैंने रमेश से बात की तो रमेश ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें मायके छोड़ दूँगा, लेकिन तुम जल्दी से आ जाना क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, माँ अकेली नहीं संभाल पाएगी। मैंने बोला ठीक है, कुछ दिन के लिए रहूँगी, कम से कम 15 दिन के लिए। मैं ये बोलकर रमेश को आई थी। रमेश ने मुझे पहुंचा दिया और वो भी खुशी से चले गए। इधर जब मैं मायके पहुंची 2-3 रोज़ के बाद मुझे ये खबर मिलता है कि मेरी सास का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है, आपको जल्दी आना होगा। मेरे देवर ने फ़ोन करके मुझे बताया। मैं अभी शायद चैन से सांस भी नहीं ली होंगी मायके में। आज शाम को तो मैं मायके आई थी सारे काम वगैरह करके और एक ही दिन हुआ होगा मेरी सास को शायद ससुराल का काम करने में, और दूसरे ही दिन ये खबर मिलता है कि मेरी सास अस्पताल में एडमिट है। मैं सोची वहाँ जाकर मुझे क्या फ़ायदा, यदि मैं इसी तरह काम करते रह जाऊँ तो शायद कोई फ़ायदा नहीं। मेरी लाइफ बिल्कुल भी ख़राब हो चुकी थी सबका फरमाइश पूरा करते करते। दरअसल लड़कियां यही सब तो करती है। मैंने अपने माँ से बात की, माँ ने बोली कि बेटा हर लड़की को ये सब करना पड़ता है, आज तुम कर दो, किसी को बोलने का नहीं रह जाएगा, नहीं तो फिर सब दिन तुमको सुनना पड़ेगा। मैंने भी कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगी और बहुत जल्दी आऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है। मैं ससुराल गई, वहाँ का स्थिति देखा। मेरी सास अस्पताल से घर आ गई थी और वो ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल काम इतना ज़्यादा था हमारे ससुराल में कि एक दिन भी किसी का करने का बात नहीं था, कोई भी नहीं कर पाता। मैं वो लड़की थी जो बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप किए जा रही थी बिना आराम किए हुए। इन दिनों मैं चुपचाप सहे जा रही थी। एक दिन मेरी माँ ने फ़ोन किया और फिर मुझे बोली बेटा तू आ जा, अब तुझे मैं नहीं भेजूँगा, यदि इसी तरह रहा तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और तुम्हें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने ये डिसाइड किया। मेरे हस्बैंड अच्छे खासे कमाते भी थे, मेरे ससुर भी कमाते थे, मेरा देवर एक छोटा सा दुकान था उससे भी इनकम हो जाता था और मेरे देवर उस दुकान में हेल्प करते थे, उससे भी हेल्प हो जाता था सबको। रमेश को मैंने प्यार से बोला रमेश घर में काम ज़्यादा है, माँ का भी तबीयत ख़राब है, आप एक
काम वाली को क्यों नहीं रख लेते हैं, इतना काम हमसे नहीं हो पाता है। दरअसल अभी तक रमेश ने मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गया था और ना वो हमसे ठीक से बात भी करता था। सुबह स्कूल जाता था, जल्दी ही निकल जाता था घर से, मानो 7 बजे का जैसा, और शाम को वो लेट से आता था, 6:30 बजे के करीबन, और फिर अपने बाइक उठाता और फिर चल जाता। पूछने पर बताता कि दोस्तों के यहाँ गए थे या फिर मार्केट गए थे। कभी भी सही से नहीं बताता था वो कहाँ गया था, और मैं यूं ही गाय का जैसा उस घर में काम करती रह जाती। फिर मैंने रमेश से बात किया। रमेश ने बोला, यूं 4 लोगों का खाना बनाने में तुम्हें इतना आट लगता है कि तुम्हें अब काम वाली का जरूरत पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है काम वाली को, एक काम करो, तुम चल जाओ, मायके में ही रहो, हम यहाँ पे अपना काम खुद कर लेंगे। ये बात सुनकर मैंने बोला, ठीक है, फिर मुझे मायके पहुँचा दीजिए, मैं वहीं पे रहूँगी। और रमेश ने दूसरे दिन सुरभि को लाके मायके पहुँचा दिया। सुरभि चुपचाप अपने मायके में रहने लगी। कुछ दिनों यूं ही रही। दरअसल सुरभि के यहाँ तो नौकर चाकर की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। वो एक बार मांगने पे चाय और एक ही बार मांगने पर पानी उसके पास पहुँच जाता था। और रमेश के यहाँ तो खुद करके देना पड़ता था सबको, और उसी को ले जाके देना पड़ता था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहती थी। उसका स्किन देख कर ना सब कोई उसे तरह तरह के बातें बनाना शुरू कर दिया था। इतने सारे सामान, इतने सारे धन दौलत देकर भी पिता ने तेरी शादी अच्छे लड़के से नहीं की। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लड़का तो ठीक ठाक ही है, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन शायद एक ही कमी है कि वो लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, एक काम करने वाली नहीं रख लेते हैं। काम करने वाली रखने से न जाने कितने मुझे हेल्प मिल जाती। और मुझे इन दिनों सच में तबीयत ख़राब हो गया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हुआ है। कुछ दिनों बाद मैंने ये एहसास किया कि अभी तक रमेश के यहाँ से एक भी कॉल नहीं आया, फ़ोन कॉल वगैरह, और ना ही रमेश मुझसे बात करना चाहता है, ना ही उसके घर वाले। मैं वहाँ पे इतने इज्जत से सबके लिए काम करती हूँ, सबके लिए खाना बना के देती हूँ, लेकिन वहाँ के व्यक्ति को क्यों याद नहीं आती हूँ, ये बात मुझे खलती जा रही थी। एक दिन मैंने अपने मेरे देवर को कॉल किया और उनसे बात किया। उन्होंने बताया, भाभी भैया का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो घर पर नहीं थे, वो बाहर डॉक्टर दिखाने गए हैं। दरअसल उनका ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, इस वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैंने ये सोचा कि मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया गया, मैं ऐसा क्या चीज़ करके आई हूँ। एक काम करने वाली ही तो बोली थी रखने, इससे क्या ही बड़ा बात था कि अभी तक उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। फिर मैंने बोला, ठीक है, जब ठीक हो जाएंगे तो फिर बोलना बात करने के लिए। 1 मंथ हो गया, अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया था मुझे। इसके बाद मैंने दोबारा से अपने ससुर को फ़ोन किया। मेरे ससुर ने डायरेक्ट बोल दिया, रमेश कब का मर चुका है, उसे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी अब यहाँ से चली जाओ, और तुम्हारा मन करता है तो तुम वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना होगा। मैंने ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गया। मैं बोली, पापा जी ये क्या बात हुआ, बात करने का कौन सा तरीका हुआ, आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे, मैंने तो कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है, एक काम करने वाले ही तो रखने बोले हैं। मेरे ससुर ने तभी तुरंत कहा, घर की बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा, बाहर के आदमी, हम लोग के यहाँ बाहर के आदमी काम नहीं करता है। लेकिन मैं चुपचाप बात सुनती रही। मैंने बोला, ठीक है, रमेश से बात करवा दीजिए, मुझे बात करना है। मेरे ससुर ने बोला, रमेश मर चुका है, तुझे पता नहीं, और तुम यूँ रमेश रमेश क्या करती हो, अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, हमारा और तुम्हारा। ये बात सुनकर पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसके बाद मैं काफ़ी रोई, काफ़ी चिल्लाई, और उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं वहीं बेहोश पड़ी रही। मेरे मम्मी पापा ने उठा के मुझे अस्पताल ले गया, अस्पताल वालों ने एडमिट कर दिया, और उन्होंने जो बताया मैं वो सोच से परे थी। उन्होंने बताया कि मैं 4 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे प्रेग्नेंट के बारे में नहीं पता। मैं प्रेगनेंसी के बारे में ये सब चीज़
कभी जानी भी नहीं हूँ कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं या फिर क्या। उन्होंने बताया कि मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और अब सब चीज़ ठीक है, इसीलिए वीकनेस कुछ ज़्यादा हो रहा था। फिर भीतर से एक खुशी मिली कि मेरा जीने का कोई आभास आ गया। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर खबर करने की कोशिश की तो कोई खबर मुझे नहीं मिला और मेरे ससुराल वाले शायद मुझसे रिश्ता तोड़ देना चाहते थे। उन लोगों का मेरा धन दौलत से ही प्यार था, मुझसे नहीं। मेरे हस्बैंड किसी और लड़की से प्यार करते थे। वे बाहर ही रहते थे, कभी कभी रात को भी चले जाते थे, लेकिन वो बोलते थे ना कि मुझे नाइट मीटिंग के लिए जाना है। ये बोल के नहीं जाते थे कि मैं कहीं कहीं और जा रहा हूँ। दरअसल उन्हें विदेश से आई हुई लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। वो उन्हें बुलाते थे और उनके साथ रात बिताते थे। वे रोमांस करने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे शायद, लेकिन मुझसे नहीं, वो कोई और लड़कियों से। ये बात तो मुझे पहले ही समझ में आ गई थी, लेकिन मैं ही समझने को इनकार करती थी। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद मेरी डिलीवरी भी हो गई और एक सुंदर सा बेटा जन्म हुआ। वो बेटे के रोने की आवाज़ सुन के मेरी भीतर एक अलग सी झलक दिखाई दी, जीने की इच्छा हुई। मैंने सोचा चलो सब चीज़ ठीक ही है तो फिर इसे ही अब बड़ा करते हैं। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटा बड़ा हो गया। अब उसे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए एक अच्छा सा स्कूल ढूंढ लिए, उसी में उसका एडमिशन करवा दिए। उसका काफ़ी ज़्यादा फीस था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, मैं कुछ कर लूँगी और इसे पढ़ाऊँगी, अच्छे व्यक्ति बनाऊँगी। फिर मैं नॉर्मल सा एक स्कूल पर पार्ट टाइम जॉब करने लगी और वहीं से अपना बेटा का फीस भरने लगी। दरअसल पापा ने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि जॉब करने के लिए, लेकिन मैं ही मानने को तैयार नहीं थी। मैं जॉब करती गई। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे का स्कूल का प्रिंसिपल का बेटी का शादी था। उससे मेरे पापा को इनविटेशन मिला था। मैं जाने को तैयार ही नहीं थी, फिर भी ज़बरदस्ती करके मुझे पापा ले गए, लेकिन मैं वहाँ गई। वहाँ माहौल काफ़ी अच्छा था। इसके बाद जब मैं उससे भेंट करने गई लड़की से, तो वो मेरी फ्रेंड ही निकली। उसके साथ मैं भी कभी पढ़ाई की थी और वो पढ़ती गई और मेरा शादी हो गया। खैर कोई नहीं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो भी खुश थी। लेकिन जो मैं वहाँ देखी, वो देखकर तो मैं हिल सी गई। दरअसल जो लड़का से प्रिंसिपल सर की बेटी का शादी हो रहा था, वो लड़का कोई और नहीं, रमेश था। मैंने उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। इसके बाद मैंने चुपके से जाके प्रिंसिपल सर को सारी सच्चाई बता दी। मेरे भीतर का जो आग था वो अब तक जग ही रहा था। इसके बाद फिर मैं थाने गई और थाने में जाकर से रिपोर्ट लिखवाई दहेज के खिलाफ। पहली बीवी को बिना डिवोर्स दिए हुए दूसरी बीवी के ऊपर शादी करने के इल्ज़ाम में उसे अरेस्ट करवा दिए। मेरी ससुर को, मेरे देवर को, मेरी सास को और रमेश को, सभी को अरेस्ट करवा गए, पुलिस थाने ले गए। मेरे पापा न जाने कितने सारे सामान दिए थे और प्रिंसिपल साहब तो उनसे भी ज़्यादा सामान दे रहे थे मेरे ससुराल वाले को। ये लोग दरअसल अपने काम तो सिर्फ यही इसीलिए करवाते हैं ताकि दहेज मिले। लड़का अच्छा है, 10 जगह से रिश्ता आ जाता है, बस काम चल जाता है, उनका मन भर जाता है और वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लड़के को तो कोई और लड़की पसंद होती है, जैसे कि बाहर वाली विदेशी लड़कियां और न जाने कौन कौन, लेकिन यूं गले की फांसी बनाने के लिए हम लड़कियों का कत्ल किया जाता है। उसे शादी करवाकर घर में काम करवाने के लिए काम वाली बाई बना के रख दिया जाता है। इसीलिए मैं प्रिंसिपल साहब को सारी बात बता दी। मैं चाहती थी जो दुख मैं सही हूँ वो दुख मेरी फ्रेंड प्रिया ना सहे। फिर सुरभि ने वो लोग को जाकर चेतावनी दे दी और सुरभि अपने से डिवोर्स ले ली और सारा सामान जो जो मेरे पापा दिए थे, एक एक सामान का हिसाब लेकर सारे सामान अपने घर लेकर आई और प्रिया को भी ये बात बता दी कि वो लड़का बिल्कुल भी गलत है, वो मेरा हस्बैंड है और वो बिल्कुल भी गलत लड़का है।
तुम्हारे लिए दूसरा लड़का मिल जाएगा, लेकिन इस लड़का से तुम शादी कभी भी नहीं करना। दरअसल वो तुम्हें कभी पति का सुख नहीं दे पाएगा, वो पति बन ही नहीं सकता किसी लड़की का। ये सब देख के सभी लोग मेरी तारीफ करने लगे और बोले, वाह, आज एक लड़की को बचाने के लिए तुमने न जाने क्या कर दिया, और तुम बहादुर से भरी हो बेटी। सभी ने मेरा तारीफ करना शुरू कर दिया। और रमेश के परिवार वाले जेल चले गए थे और मेरा सामान आज नहीं तो कल मिल ही जाता, क्योंकि मैं रिपोर्ट लिखवा दी थी। मेरे पापा मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गर्व कर रहे थे और रमेश को ये भी नहीं पता चला कि ये बेटा उसी का है। दरअसल ना जाने वो उसकी माँ कितनी शादी उसका बेटा का करवा चुकी है और कितनी उसका बेटा बेटी नाती पोता सब घूम रहा है, उसे पता भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की शादी जहाँ होती है वहाँ तो ये सब होते रहता है। जिन लोगों का काम होता है ये सब करना, वो लोग करते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस तरह का शादी बिल्कुल भी गलत तरीके से किया गया शादी है और ये फ़ायदे में नहीं होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग हमेशा से ये वाला स्टोरी या फिर कहानी, इस तरह का स्टोरी या कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो एकदम नहीं भूलिएगा। चलिए कल का वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।